तो बायोटेक कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 हमारे पास बायोटेक है और 2 चैप्टर हैं केवल यहाँ पर। लेकिन इस यूनिट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हाँ, करीब यहाँ से 12-15 सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं नीट में, तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट का जिक्र है। सबसे पहले हर्बर्ट बोयर, इनका जन्म हो 1936 में। इतना सब याद हो नहीं पाएगा वैसे, तो ज़्यादा हम ध्यान देंगे भी नहीं। पंचानन माहेश्वरी का जन्म कब हुआ था? 1904 में, आज ही पढ़ा है हमने। जीएन रामचंद्रन, तो ज़्यादा मतलब है नहीं, है ना, तो चलो काम की बात करते हैं फिर। 1969 बोयर ने 1969 में 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर काम किया जो ई कोलाई बैक्टीरिया से मिले थे, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को एक विशेष जगह पर कट कर सकते थे। दूसरे साइंटिस्ट है कोहेन। कोहेन ने प्लाज्मिड के ऊपर अपना रिसर्च किया, और प्लाज्मिड आप जानते हैं, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। और ये जो प्लाज्मिड हैं, इन प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकालने का और इन्हें दूसरी सेल में इंसर्ट करने का तरीका डेवलप किया किसने? कोहेन ने। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का तरीका बताया गया कि कोई भी अगर प्लाज्मिड डीएनए है और उसके साथ कोई डिजायर्ड डीएनए जोड़ते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। री मतलब दोबारा बनाया गया डीएनए है ये। अब यहाँ पर बायोटेक का मतलब है कि कोई भी ऐसी टेक्निक जिसमें किसका यूज करें? लिविंग का, उसे हम क्या कहते हैं? बायोटेक। अब बायोटेक में यहाँ पर जैसे कहा गया दूध से दही का बनना, जैसे ब्रेड का बनना, वाइन बियर का बनना, क्या इन सब में लिविंग का यूज कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? बायोटेक। लेकिन अगर इसी काम में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करें तो उसे भी क्या बोलेंगे? बायोटेक। जीएमओ का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन में क्या कर दिया गया? बदलाव, मैनिपुलेशन कर दिया गया है। इसके अलावा करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी क्या है? बायोटेक। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, एक डीएनए वैक्सीन आपके सिलेबस में है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। किस में डेवलप किया गया? ईस्ट में। ये बात ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दी गई है आपको। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, किसी जीन की सिंथेसिस करना और उसको यूज करना। एंड करेक्शन ऑफ अ डिफेक्टिव जीन, ये क्या है? जीन थेरेपी। किसके लिए किया गया? एडीए डेफिशिएंसी। कब किया गया? 1990 में। किसके लिए? 4 ईयर ओल्ड गर्ल। याद आया? अभी आज पढ़ ही लेंगे सब। ईएफबी का फुल फॉर्म याद करना, जैसे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसने जो डेफिनेशन दी उसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों व्यू को शामिल किया गया है। तो डेफिनेशन कहती है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऑप्शन अगर दिया जाए तो आप कर लें इसको। ठीक, अब आते प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। 2 कोर टेक्निक हैं जिससे मॉडर्न बायोटेक की बर्थ हुई। पहली कौन सी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी कौन सी है? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिक मटेरियल में जानबूझकर कोई बदलाव करते हैं, और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहां पर हम स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं लैब में। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने डेवलप किया? कोहेन एंड बोयर ने इन द ईयर 1972, और इसके लिए इन्होंने किसका प्लाज्मिड यूज किया? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का प्लाज्मिड इन्होंने यूज किया था। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें इंट्रोड्यूस किया था? ई कोलाई में। ये 2 बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। टूल्स की बात करें तो टूल कितने चाहिए? 5। पहला आरई, दूसरा लाइगेज, तीसरा पॉलीमेरेज, चौथा होस्ट, पांचवा वेक्टर। तो आरई चाहिए काटने के लिए, लाइगेज चाहिए जोड़ने के लिए, पॉलीमेरेज चाहिए कॉपी बनाने के लिए, होस्ट चाहिए होस्ट के अंदर ही कॉपी करेंगे, और वेक्टर चाहिए होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए किसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो और बेसिक स्टेप यहाँ पर 3 आपको बताए गए हैं जीएमओ बनाने के लिए। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन, दूसरा इंट्रोडक्शन, और तीसरा है मेंटेनेंस। IIM करके याद कर सकते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 7 स्टेप होते हैं, एक एक करके आप याद करेंगे। पहला कौन सा है? आइसोलेशन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा सेपरेशन, चौथा लाइगेशन, पांचवा ट्रांसफेरिंग, छठा कल्चरिंग, और सातवां एक्सट्रैक्शन। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के एंजाइम का यूज करते हैं। जैसे प्लांट में क्या यूज करेंगे? सेलुलेज, फंजाई में काइटिनेज, बैक्टीरिया में
लाइसोजाइम का यूज करेंगे, और ये सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। आरई तभी डीएनए को कट कर सकता है जब वो प्योर फॉर्म में, प्योर मतलब बाकी उसके साथ कोई मॉलिक्यूल ना हो। तो अब इसके लिए लिपिड के लिए क्या यूज करेंगे, लाइपेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट, आरएनए के लिए आरएनएस का यूज करेंगे, तब डीएनए हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। फिर इस प्योर डीएनए को हम प्रेसिपिटेट कराएंगे किसमें, चिल्ड इथेनॉल, किसमें, चिल्ड इथेनॉल में प्रेसिपिटेट कराएंगे। 3 बार सवाल नीट में ही आ गया है। और फिर इस चिल्ड इथेनॉल से डीएनए को निकालेंगे, क्या कहेंगे, स्पूलिंग, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरई। आरई इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कहानी कुछ ऐसी कि 1963 में ई कोलाई में 2 एंजाइम का पता चला। ये 2 एंजाइम बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकते थे। इनमें से एक एंजाइम ऐसा था जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था, जिसका नाम था मिथाइलेज, और दूसरा डीएनए को विशेष जगह पर कट करता था, उसका नाम रखा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और ये है मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ कह सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन वर्ड जो यहाँ पर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, वो ये बताता है कि ये एंजाइम बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए इसके नाम में आया। अब न्यूक्लियस की 2 कैटेगरी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है कहाँ से, एंड से, और जो एंडोन्यूक्लियस है डीएनए को कट करता है कहाँ से, विदिन डीएनए, और ये स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करता है, स्पेसिफिक लोकेशन। और उस स्पेसिफिक लोकेशन पे एक सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और अभी तक कितने आरई पता लगाए जा चुके हैं, 900 से ज्यादा। कितने स्ट्रेन से, 230 स्ट्रेन से। पहला आरई कौन था, HindD2, आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पर। किससे मिला था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी से मिला था। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इको R1 क्या है, आरई, क्या है ये, आरई। किससे मिला था, इश्चर्चिया कोलाई RY13। नाम का पहला लेटर कहां से आता है, जीनस से। अगले 2 लेटर स्पीसीज से, अगला लेटर स्ट्रेन से, और रोमन नंबर सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन या ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है, या आइसोलेशन के सीक्वेंस को बताता है। ऐसे HindD2 आपको लिखा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी, आरडी क्या यहाँ पर, स्ट्रेन, और यहाँ पर RY13 क्या है, स्ट्रेन। तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया। अब रिकॉग्निशन साइट जो होती है या रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है वो कितने बेस पेयर का बना है, 6। और क्या ये स्पेसिफिक होता है, क्या अलग अलग एंजाइम के रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग हैं, यस। तो 900 एंजाइम के कितने सीक्वेंस होंगे, 900। कितने एंजाइम आपको याद करने हैं, 9, और रिकॉग्निशन सीक्वेंस 1, किसके लिए, इको R1 के लिए। और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होते हैं, लेकिन पैलिंड्रोमिक तब मिलेगा जब दोनों स्टैंड पे पढ़ोगे और सेम पोलैरिटी रखोगे। तो इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है 5 प्राइम से GAATTC, और दूसरे स्टैंड पे भी 5 से चलोगे तो क्या मिलेगा, GAATTC। दूसरा कोई पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो पैलिंड्रोम ढूंढ लेना आप, ठीक है। ये पैलिंड्रोम के कुछ एग्जाम्पल, लेकिन ये वर्ड का पैलिंड्रोम है, ये डीएनए के पैलिंड्रोम से अलग है, ठीक है। अब आरई काम कैसे करता है, तो आरई सबसे पहला काम क्या करता है, इंस्पेक्शन। क्या करता है, इंस्पेक्शन। ये पूरे डीएनए की लेंथ का इंस्पेक्शन करता है, और क्या ढूंढता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढता है। और जहां पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है वहां बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद कट करता है, एक स्ट्रैंड को कि दोनों को, दोनों को, और लेकिन सेम बेस के बीच में काटेगा। जैसे इको R1 किसके बीच काटेगा, G और A के बीच, तो दोनों स्ट्रैंड पर G और A के बीच ही कट करेगा, और सेंटर से थोड़ा सा अवे काटेगा। सेंटर से काट देगा तो क्या बनेगा, ब्लंट एंड, और सेंटर से अवे काटेगा तो क्या बनेगा, स्टिकी एंड। और स्टिकी एंड को कौन जोड़ देगा, डीएनए लाइगेज, और क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, तो सेपरेशन करने के लिए टेक्निक कौन सी है, हाइड्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक केवल डीएनए नहीं, किसी भी उस मॉलिक्यूल के लिए यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर चार्ज है। तो यहां पर डीएनए को किधर भरेंगे, कैथोड की साइड की एनोड की साइड, कैथोड की साइड। कैथोड कैसा होता है, कैथोड नेगेटिव, कैथोड कैसा है, नेगेटिव। डीएनए कैसा है, नेगेटिव। एनोड कैसा है, पॉजिटिव। तो डीएनए किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब एनोड की तरफ मूव करेगा। लेकिन मूवमेंट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए क्या, कौन सा मीडियम, एग्रोजेल। किससे मिलता है, सीवीड से।
और एक नेचुरल पॉलीमर होता है। तो यहां पर वही सब कहानी लिखी, वेल में भर दिया गया, एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब क्या जेल का कंसंट्रेशन मूवमेंट को अफेक्ट करेगा? कंसंट्रेशन ज्यादा तो मूवमेंट कम होगा, कंसंट्रेशन कम है तो मूवमेंट ज्यादा होगा। जितना छोटा फ्रेगमेंट है मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, यानी स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स। जब ये अलग अलग हो जाएंगे और इसके लिए सीविंग इफेक्ट यूज किया जाएगा, पोर बन जाएंगे बहुत सारे इस एग्रोज जेल में और उसके थ्रू ये मूव कर जाएंगे। अब यहां पर जब अलग हो जाएंगे तो प्योर डीएनए, कौन सा डीएनए? प्योर डीएनए बिना स्टेनिंग के और बिना यूवी के दिखाई नहीं देगा। तो पहले क्या करेंगे? स्टेनिंग, किसके द्वारा? इथिडियम ब्रोमाइड। और जब स्टेनिंग करेंगे तो उसके बाद क्या डालेंगे? यूवी, और तब आपको कैसा दिखाई देगा? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको नजर आएंगे। अगर आपने स्टेन कर दिया और विजिबल लाइट डाली तो दिखाई नहीं देगा, स्टेन नहीं किया यूवी डाली तो दिखाई नहीं देगा। दोनों काम आपको करने, और खूब सवाल यहां से इस समय नीट में पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं पीसीआर की बात करते हैं। पीसीआर का काम क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। अब डिनेचुरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं किस टेम्परेचर पे? करीब 70 डिग्री हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर वैसे दिया नहीं गया आपको यहाँ पर। अब जब डिनेचुरेशन हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो प्राइमर को ऐड करेंगे। प्राइमर क्या होते हैं? केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। और तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन, और यहां पर एंजाइम कौन सा? टैग पॉलीमरेज, क्योंकि मशीन में टेम्परेचर ज्यादा है और ये एंजाइम कितने टेम्परेचर पे काम कर सकता है? 80-90 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है। टैग पॉलीमरेज किससे निकाला गया? थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। और ये बैक्टीरिया कैसा है? थर्मोफिलिक है। अब अगर साइकिल को एक बार चलाएं तो एक डीएनए से कितने बने? 2 बार में 4, 3 बार में 8 और 30 बार में 1 बिलियन। 30 बार वाला डेटा याद करेंगे। और 29 बार में आधा बिलियन, क्योंकि हर बार डबल ही तो होता है। समझ गए कि नहीं? और 2 बिलियन पूछ ले तो 60 बार क्या बे? 31 बार। अरे भाई ऐसा नहीं, इसको भी डबल नहीं करना है। 31 बार में 2 बिलियन, कमाल ही कर रहे हो तुम लोग। ठीक, अब आते हैं लाइगेशन। तो सबसे पहली बात तो यहां पर यह ध्यान रखनी है कि ये तो वही पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था, कोहेन एंड बोयर ने बनाया था, साल्मोनेला, ई कोलाई, वो सब कहानी लिखी। ये खास बात है। किसी भी वेक्टर में, अगर किसी भी वेक्टर को हम यूज कर रहे हैं क्लोनिंग के लिए, तो उसमें कितने फीचर चाहिए? 3। कितने फीचर चाहिए? 3। कौन कौन से फीचर यहां पर होने चाहिए? सबसे पहला फीचर क्या चाहिए हमें? ओराई। सबसे पहला फीचर ओराई, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, और तीसरा क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट। ये तीनों फीचर होने चाहिए। जैसे ये देखो PBR 322 क्या है? प्लाज्मिड या इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर। अब इसमें क्या आपको तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं? तो क्या ओराई दिखाई दे रहा है? क्या यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर दिखाई दे रहे हैं? और क्या आपको रिकॉग्निशन साइट दिखाई दे रहे हैं? तो यहां पर कितने सेलेक्टेबल मार्कर हैं? 2। कितने? 2। एक कौन सा है? एम्पेसिन रेजिस्टेंट जीन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। क्या ओराई दिखाई दे रहा है? यस। और क्या आपको यहां पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिखाई दे रहे हैं? कितने एंजाइम के? 8। कितने? 8। 4 आपको ध्यान रखने। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर 2, PST1 एंड PBU, और टेट्रासाइक्लिन पर 2, BAMH1 है, SAL1। ये 4 जरूर ध्यान रखने। अब नियम क्या होता है यहाँ पर? नियम ये कि अगर BAMH1 या SAL1 पे कट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, उस मीडियम में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। और अगर PST1 या PBU1 पे काटेंगे तो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, बैक्टीरिया एम्पेसिलिन में सर्वाइव नहीं करेगा। अगर एग्जाम में कहे हिंडी 3 पे काट दें तो दोनों मीडियम में सर्वाइव करेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा जाता है। ये तो तरीका मैंने सब बताया था कि कैसे आपको याद करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, रोप कोड फॉर द प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तभी तो नाम रोप है। रोप का फुल फॉर्म रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अच्छा, ओराई की बात करें तो ओराई के 2 काम होते हैं। ओराई से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है और ये कॉपी के नंबर को कंट्रोल करता है। तो 2 बातें इसलिए सीधी सीधी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, ये वही कहानी लिखी हुई है।
अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर में आपको ध्यान रखना है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसमें बस इतनी बात ध्यान रखनी कि अगर रिकॉम्बिनेंट है तो कॉलोनी का कलर, रिकॉम्बिनेंट है तो ब्लू कलर होगा। अगर इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर रिकॉम्बिनेंट है तो कलरलेस और नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो ब्लू। अब इतना कॉन्सेप्ट तो इस समय सिखाया नहीं जा सकता है, तो आपको सीधे सीधे याद करना है कलरलेस कॉलोनी मतलब रिकॉम्बिनेंट और ब्लू कलर मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। इस समय यही इतनी जरूरी बात है। अब आते हैं कि कैसे ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब ट्रांसफर करने के कितने तरीके बताए थे? 4। पहला हीट शॉक, दूसरा बायोलिस्टिक, तीसरा माइक्रो इंजेक्शन, चौथा अरे बायोलिस्टिक ही जीन गन है, चौथा डिसार्म पैथोजन। तो एक एक तरीका देखते हैं। हीट शॉक मेथड किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। अब सबसे पहले इसमें डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम से ट्रीट करते हैं। जब ट्रीट करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच आ जाएगा। फिर कहाँ प्लेस करेंगे? आइस पे, फिर 42 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड हीट शॉक, और फिर आइस, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ आ गया? सेल के अंदर। हो गया हीट शॉक। बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड किसके लिए? प्लांट के लिए। अब गन है तो क्या होंगी? बुलेट। बुलेट को कहते हैं माइक्रो पार्टिकल, और माइक्रो पार्टिकल बने गोल्ड या टंगस्टन के। ये सीधा सवाल आएगा एग्जाम में। माइक्रो इंजेक्शन मेथड किसके लिए? एनिमल के लिए। खास बात यह है कि यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे न्यूक्लियस में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? डिसार्म पैथोजन टेक्निक प्लांट एनिमल दोनों के लिए। प्लांट में कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड, और एनिमल में रेट्रोवायरसेस का यूज करते हैं। ये हो गया ट्रांसफर करने का तरीका, दोनों यहां पर लिखे हुए हैं। अब आते हैं आखिरी टॉपिक, छठा टॉपिक है सॉरी, कल्चरिंग। तो कल्चर करने के लिए स्मॉल स्केल कल्चर करना है तो फिर लैब में कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन लार्ज स्केल पे कल्चर करने के लिए क्या चाहिए? बायोरिएक्टर। कितना वॉल्यूम? 100 से 1000 लीटर होता है। और सबसे कॉमन बायोरिएक्टर कौन से होते हैं? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप के सबसे कॉमन बायोरिएक्टर होते हैं। और स्ट्रिंग टाइप के बायोरिएक्टर दो तरह के, सिंपल एंड स्पार्ज। स्पार्ज में बस ये करते हैं कि एयर को किस फॉर्म में भेजते हैं? बबल के फॉर्म में भेजा जाता है। साथ ही यहाँ पर इनके अंदर कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर में एक स्टिरर होता है जो मिक्सर को मिक्स करता रहता है। फोम कंट्रोल सिस्टम, ऑक्सीजन कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एंड सैंपलिंग पोर्ट। सैंपलिंग पोर्ट जो होता है, यहाँ से हम सैंपल को समय समय पर निकालते रहते हैं। अगर किसी सिस्टम में न्यूट्रिएंट को ऐड करें और यूज्ड मीडियम को निकालते रहें, इससे कहते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। अब आते हैं सबसे अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है इसे कहते हैं अपस्ट्रीम या बायोसिंथेटिक प्रोसेसिंग। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोसेस 7 स्टेप एंड दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कुछ स्टेप लिखे हुए हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। सेपरेशन के बाद प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन की टेक्निक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है आपको। इसके बाद एडिंग प्रिजर्वेटिव, और अगर दवाई है तो क्या करते हैं? क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग। अगर दवाई नहीं बनाई है आपने, जैसे इंसुलिन तो दवाई है तो वहां पर ये करेंगे, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट दवाई नहीं तो ये वाला स्टेप छोड़ देंगे आप, क्लिनिकल ट्रायल। एडिंग प्रिजर्वेटिव के बाद सीधे क्या जाओगे? क्वालिटी कंट्रोल से टेस्टिंग। लेकिन अगर दवाई तो फिर ये स्टेप भी आपको यूज करना है, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के बाद मार्केटिंग। तो ये 6 स्टेप कहां पर आ जाएंगे? एक्सट्रैक्शन में, और मार्केटिंग करके खत्म हो गया। एप्लीकेशन पढ़ा दें क्या? हाँ, या कल करा दें? अच्छा, कल टेस्ट भी है ना? अच्छा, कल का चैप्टर कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना? और इवोल्यूशन भी बचा हुआ ना अभी तुम लोग? अच्छा, ऐसा करते हैं ना कि एप्लीकेशन बता, 10 मिनट लगेगा, छोटा सा टॉपिक हो तो पढ़ ही लो, और वहाँ सवाल भी आते हैं, है ना? तो मेन चीज़ें बता दे ताकि रिवाइज करके आना, तो आगे थोड़ा रिवाइज करा देंगे। अब ऐसा हम लोग कर लेंगे कि आधा टाइम हम लोग पढ़ाने के लिए और आधा टाइम रिवीजन के लिए, दोनों, ताकि सब लोग खुश रहें, है ना? ऐसे होता है कि कुछ लोग कहते हैं ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए, हमने इस चीज़ के लिए पैसा दिया था तुरंत लोग पैसे पे आ जाते हैं